अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है बर्न शेडोज़, जो कि एक नावल है और आज से हम न्यू नावल स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, सबसे पहले मैं नावल की डिस्कस करती हूँ प्लॉट समरी। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस नावल की प्लॉट समरी, जो कि लिखा है कामिला शमसी ने। सबसे पहले कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। कामिला शमसी जो है कि एक पाकिस्तानी ब्रिटिश राइटर हैं। ये कराची में पैदा हुई थी 1973 में, और इन्होंने अपना ये नावल जो कि है बर्न शेडोज़, ये पब्लिश किया था ईयर 2009 में। और ये इतना ज़्यादा हिट हुआ था, हम कह सकते हैं कि नावल के, इसको एक अवार्ड इसने जीता है जो कि है एनिसफील्ड वुल्फ बुक अवार्ड, और दूसरा जो था वो ऑरेंज प्राइज़ अवार्ड के लिए ये नॉमिनेटेड था, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली जीता नहीं था। और इस नावल के अगर जॉनरा की बात की जाए तो वो है फ़िक्शन, और अगर सेटिंग की बात की जाए तो सेटिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ हैं। नागासाकी जापान के अंदर इसकी सेटिंग है, उसके अलावा इंडिया में न्यू दिल्ली की है, फिर उसके बाद पाकिस्तान और इंडिया सेपरेट हो जाते हैं तो फिर इसकी सेटिंग पाकिस्तान में कराची में है, और फिर अमेरिका न्यूयॉर्क में भी है, और अफ़गानिस्तान में भी है, और थोड़ा सा कुछ पार्ट कनाडा में भी है, कनाडा के सिटी मॉन्ट्रियल में। अब टाइम पीरियड्स जो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं वो हैं इस नावल के, कि इस नावल के अंदर जो है वो एक टाइम पीरियड की बात नहीं की जाती, बल्कि स्टार्ट जब नावल होता है तो 1945 की बात है। फिर जो नेक्स्ट चैप्टर आता है, नावल का नेक्स्ट पार्ट जब स्टार्ट होता है तो उसके अंदर 2 साल गुजर चुके हैं। फिर उसके नेक्स्ट पार्ट में 1982 की बात होती है। फिर उसका जब नेक्स्ट पार्ट आता है तो वहाँ पे 2001 की बात होती है, जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर वाला हादसा हुआ था। तो मतलब इसके अंदर इस नावल को लिखने का जो मकसद है, हम अगर देख सकते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा दुनिया के जो बड़े बड़े इवेंट्स हुए हैं उनको हाईलाइट करना है, या उनमें लोगों को कैसे किस्म के कॉन्फ्लिक्ट्स और क्राइसिस का सामना करना पड़ा, ये चीज़ें कामिला शमसी ने इस नावल के अंदर जो है वो बताई हैं। अब आप देख सकते हैं कि इसमें इतनी ज़्यादा डिफरेंट सेटिंग्स हैं। तो ऑब्वियसली जो जापान की सेटिंग है वो तब की है जब उसके ऊपर एटॉमिक बॉम्ब गिराया गया था। फिर जो इंडिया और पाकिस्तान की सेटिंग्स हैं वो तब की हैं जब वहाँ पे इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन हुआ था, तो लोगों को माइग्रेट करना पड़ा था इधर से उधर, और उनके पास मतलब उनके घर छूट गए, उनको सेटलिंग का प्रॉब्लम था। तो ये सारे प्रॉब्लम्स वहाँ पे हाईलाइट होंगे। फिर उसके बाद जब 2001 की सेटिंग आ रही है, जो कि अफ़गानिस्तान और न्यूयॉर्क की आ रही है, तो वहाँ पे एक तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे जो टेररिस्ट अटैक हुआ था वो मेंशन किया जाएगा। और उसके अलावा अफ़गानिस्तान में अफ़गानिस्तान की सेटिंग इसलिए भी है कि वहाँ पे सोवियत फोर्सेस, जो रशियन फोर्सेस वहाँ पे घुसी हुई थी, और अमेरिका के जो एक हम कह सकते हैं कि मुदाखलत थी वहाँ पे, वो सारी चीज़ें भी हाईलाइट की जाएंगी इस नावल में। सो ये नावल देखा जाए तो एक बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है किसमें, पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री में, पोस्ट कॉलोनियल हिस्ट्री में, और काफ़ी ज़्यादा पूरी अगर हम वर्ल्ड नॉलेज देखें, करंट अफेयर्स या उस टाइप की चीज़ देखें, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा ये सिग्निफिकेंट है। तो चलें, बाकी चीज़ों को छोड़ के अब हम जंप करते हैं सीधा समरी की तरफ, और देखते हैं कि इस नावल में बेसिकली राइटर ने क्या स्टोरी दिखाने की कोशिश की, और इसमें कौन कौन से लोग हैं और किस किस्म की स्टोरी है इस नावल की। और अगर पर्सनली देखा जाए तो स्टोरी जो मेरे नज़दीक है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। इसके 4 पार्ट्स हैं, जैसे कि मैंने अभी सरसरी सा ही जिक्र किया था, तो 4 पार्ट्स मैंने बोले थे, वो मैं जैसे जैसे पार्ट्स उसके होते जाएंगे चेंज, मैं वैसे वैसे उनके नाम साथ ही आप लोगों को बताती जाऊँगी। सबसे पहला तो प्रोलोग है। प्रोलोग की जो सेटिंग है वो ग्वांटानामो बे की है, जो कि एक प्रिजन है, और ये यूएस में है। एक हम कह सकते हैं कि जहाँ पे सारे प्रिजनर्स को लॉक किया जाता है। तो यहाँ पे अब प्रोलोग में क्या हो रहा है कि एक बंदा है जो कि प्रिजनर है, वो वहाँ बैठा हुआ है और वो अपने बारे में सोच रहा है कि भाई ये क्या हो गया मेरे साथ और मैं यहाँ तक कैसे पहुँच गया हूँ। वो ये सोच रहा है, और उसको पता है, अब वो वेट कर रहा है इंटेरोगेशन का, कि कोई आए और कोई पुलिस ऑफिसर या कोई भी CIA का बंदा, FBI का बंदा, कोई जो उसके इंटेरोगेट करने कौन आएगा, वो ये सोच रहा है। इसके अलावा अब उसको पता है कि थोड़ी देर बाद इसको जो प्रिजनर्स का लिबास होता है, जो उनका यूनिफॉर्म होता है, वो दे दिया जाएगा। फिर इसको किसी बड़े प्रिजन में, किसी सेल में कहीं पे शिफ्ट कर दिया जाएगा। अभी सिर्फ इसको पकड़ के लाया गया है और ये बैठ के वेट कर रहा है और सोच रहा है कि यहाँ तक ये कैसे पहुँचा, आगे इसके साथ क्या होगा। अब यहाँ पे कोई मेंशन नहीं किया गया इस बंदे का नाम, इस बंदे की आइडेंटिटी, इस बंदे की नेशनैलिटी, कोई चीज़ मेंशन नहीं की गई। उसका क्या मकसद है, वो इसलिए है कि आगे जो पूरी स्टोरी है वो हम जब पढ़ेंगे तो हमें स्टोरी के एंड में जाके पता चलेगा कि ये बंदा एग्जैक्टली कौन था और ये यहाँ तक कैसे पहुँचा। तो यहाँ से अब हमारे पास नावल की स्टोरी स्टार्ट होगी और एंड में जाके हमें इस बंदे के बारे में पता चलेगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं प्रॉपरली। सबसे पहला जो हमारे पास पार्ट है इस नावल का वो है द येट अननोइंग वर्ल्ड। ठीक है, अब इसमें हमें बताया जाएगा कि दुनिया कैसी, हम जानते हैं, हम दुनिया में रहते हैं, लेकिन फिर भी हम दुनिया को नहीं जानते, हमारे लिए बिल्कुल ही कोई अनजान सी चीज़ है। तो सबसे पहले हमारे पास कौन आता है, हमारे पास जो कैरेक्टर स्टार्ट में हैं वो है हिरोको तनाका, जो कि एक जापानीज़ लेडी है। और ये क्या है, ये जर्मन ट्रांसलेटर है। इसको जर्मन आती है ऑब्वियसली, ये जर्मन ट्रांसलेटर है और ये काम करती है स्टील फैक्ट्री के अंदर।
और दूसरा कैरेक्टर जिसका यहाँ पे ज़िक्र है जो स्टार्ट में हमारे पास है वो है कॉनरेड वेस, और ये एक जर्मन साइंटिस्ट है और ये जापान में रह रहा है अभी, जर्मनी की तरफ से ऑब्वियसली, और इसका जो इंटरेस्ट है वो है लैंग्वेजेस एंड कल्चर, और ये उनके अंदर काफ़ी रिसर्च वगैरह करता रहता है और बेसिकली ये साइंटिस्ट है। तो स्टोरी क्या है कि हिरोको तनाका जो कि ऑब्वियसली मैंने बताया कि वो स्टील फैक्ट्री में काम कर रही है और वो जर्मन ट्रांसलेटर भी है, तो इसका यहाँ कॉनरेड वेस से एक रिलेशनशिप कायम होता है। ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं, और क्योंकि ऑब्वियसली वो भी दोनों जर्मन से फेमिलियर हैं तो इनके दरमियान एक कॉमन ग्राउंड आ जाता है और इन दोनों के दरमियान एक रिलेशनशिप कायम हो जाता है। अच्छा, अब जो टाइम यहाँ पे चल रहा है वो है वर्ल्ड वॉर का, जिसमें हमें पता है कि वर्ल्ड वॉर में जापान, और ये जापान की ही सेटिंग है और जापान के ऊपर ही जो है वो एटॉमिक बॉम्बिंग की थी अमेरिका ने। तो अब क्या होता है कि ये लोग रहते होते हैं नागासाकी में, ये दोनों, और यहाँ पे इन लोगों के ख़िलाफ़ ना चल रहा होता है, जैसे हम कह सकते हैं कि जो कोर्ट में ट्रायल वगैरह चलते होते हैं लोगों के ख़िलाफ़ जो केसेस होते हैं, तो इन दोनों के ख़िलाफ़, हिरोको के ख़िलाफ़ भी और कॉनरेड के ख़िलाफ़, दोनों के ख़िलाफ़ जो हैं वो केसेस चल रहे हैं। ऐसा क्यों है कि एक तो क्योंकि वर्ल्ड वॉर में जर्मनी का भी रोल था, तो इसीलिए दोनों जो कॉनरेड है उसका तो ताल्लुक़ है ही जर्मनी से, तो इसीलिए जब उसको देखा जाता है कि भाई ये वेस्टर्न बंदा है तो उसके ख़िलाफ़ भी जो है वो इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है। और हिरोको के बाप की वजह से उसकी बाप को जो है वो लोग कहते हैं कि ये जो है मुल्क दुश्मन है, ट्रेटर है, गद्दार है। इस वजह से हिरोको को भी जो है वो कहीं ना कहीं इस चीज़ का सामना करना पड़ रहा होता है। तो हिरोको और कॉनरेड जो है वो जब भी मिलते होते हैं वो सोचते होते हैं कि हमारा मुल्क जो है वो किस सिचुएशन में फंस गया है। फ़िलहाल जापान की बात हो रही है कि सिचुएशन में फंस गया है और इसके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि जापान बाद में एंटर किया था वर्ल्ड वॉर में, और एंटर जब वो किया था तो उसके ऊपर क्या हो गया था, बॉम्बिंग स्टार्ट हो गई थी, एटॉमिक बॉम्बिंग। वो भी कोई नॉर्मल बॉम्बिंग नहीं थी, वो एटॉमिक बॉम्ब था। तो अब जो दिन जो दिखाया गया है नावल की स्टार्टिंग में वो है वही वाला दिन जो कि था 9 अगस्त, जिस दिन नागासाकी के ऊपर बॉम्ब गिराया गया। अब इस टाइम पे हिरोशिमा के ऊपर बॉम्ब गिर चुका है और वो लोग सोच रहे हैं कि हमारा मुल्क की सिचुएशन में फंस गया कि इसके ऊपर एक नया किस्म का बॉम्ब, क्योंकि उस टाइम वो सारे लोग बॉम्ब से बहुत ही अनफेमिलियर हैं, लोगों को नहीं पता कि ये बहुत ही बड़ा बॉम्ब है। उनको पता था कि बस हिरोशिमा के ऊपर बहुत ही बुरी किस्म की बमबारी कर दी गई है, फिर उनको पता चलता है कि भाई ये तो नई किस्म का कोई बॉम्ब है जिसने बहुत ही ज़्यादा बुरी तबाही मचा दी है हमारे उस सिटी के ऊपर। अच्छा, फिर क्या होता है कि उस दिन सुबह, जिस दिन ऑब्वियसली बॉम्बिंग हुई है 9 अगस्त को, उस दिन सुबह ना इनके सायरन्स बजाए जाते हैं कि इनको बताया जाता है कि अभी यहाँ पे ना बॉम्ब अलर्ट है कोई, या कुछ हमारे ऊपर कोई हमला हो सकता है। तो सारे लोग जो हैं वो शेल्टर में चले जाते हैं। कॉनरेड जो होता है वो अपने घर के पास उसको जो एरिया मिलता है वो वहाँ पे घुस जाते हैं। जिधर भी लोगों को शेल्टर मिलता है वो उधर जाते हैं, जहाँ पे वो समझते हैं ख़ुद को थोड़ा कि हम सेफ़ हैं। जो हिरोको है वो भी अपने नेबरहुड में घर में सारे लोग जमा हो जाते हैं, वहाँ पे उसका दम भी इवन घुट रहा होता है, लेकिन वो सारे वहाँ पे घुस जाते हैं। फिर काफ़ी देर तक वेट करने के बाद जब कुछ नहीं होता तो ऑब्वियसली सारे लोग नॉर्मल हो जाते हैं, बैक टू रूटीन आ जाते हैं। तो कॉनरेड जो होता है वो फिर उसके बाद हिरोको के घर आता है, वो लोग मिलते हैं और वो कहते हैं कि हिरोको कहती है मैं अपने फादर को बताना चाहती हूँ कि हम दोनों के दरमियान रिलेशनशिप है, हम दोनों ऑब्वियसली शादी करना चाहते हैं, मैं ये चीज़ अपने फादर को बताना चाहती हूँ। तो कॉनरेड कहता है कि ठीक है, फिर मैं अभी घर से जा रहा हूँ, क्योंकि वो घर पे आया होता है। वो कहता है मैं घर से जा रहा हूँ और तुम अपने बाप को बताओगी, उसके बाद मैं बाकायदा तौर पे प्रपोज़ल लेकर आऊँगा, और मतलब मैं उस नए तरीके से आना चाहता हूँ, अभी मैं इस तरह नहीं बैठा हुआ कि तुम्हारा बाप है मैं पहले का बैठा हुआ हूँ। तो ये सारी उनके दरमियान डिस्कशन होती है। फिर उसके बाद हिरोको मान जाती है, वो कहती है ठीक है, कॉनरेड चला जाता है वहाँ से। अब जब कॉनरेड जाता है वो चला गया, बाद में उसका बाप आ रहा है, और इस टाइम के जब उसका बाप घर आ रहा है, हिरोको घर में खड़ी है विंडो के पास, और कॉनरेड जा चुका है। तो उसी इंस्टेंट जो है वो नागासाकी पे एटॉमिक बॉम्ब गिरा दिया जाता है। और जब उसने वो गिराया, जब फोर्सेस ने वो बॉम्ब गिराया है, तो हमें पता है कि जापान के जो लोग हैं उनका एक नेशनल ड्रेस है किमोनो, तो उसने वो पहना होता है हिरोको ने। अब वो जो किमोनो है उसमें ना पैटर्न्स बने होते हैं डिफरेंट, लाइक फ्लोरल पैटर्न्स हम कह सकते हैं, या बटरफ्लाइज काइंड ऑफ पैटर्न्स, उसके ऊपर कोई पैटर्न्स बने होते हैं। तो जब बॉम्ब ब्लास्ट होता है, हिरोको जो है वो अपना मुंह दूसरी तरफ करती है, ऑब्वियसली एक रिफ्लेक्स होता है। तो बाहर जो ब्लास्ट होता है, जो पूरी आग वगैरह भड़कती है, उससे एक पूरी लाइक इसके पीछे एक साइंटिफिक रीज़न भी है। क्या होता है कि उसकी जो पैटर्न्स होते हैं किमोनो पे, उसका जो डार्कर पोर्शन होता है वो उनकी बाउंड्रीज होती हैं फूलों की और जो भी पैटर्न है, तो वो चीज़ जो है वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है, और बीच वाला जो लाइटर होता है कलर, वो हीट को रिफ्लेक्ट कर देता है। इस तरह जिस पोर्शन ने हीट को एब्जॉर्ब किया होता है वो बुरी तरह से जल जाता है, और उसकी जो कमर है हिरोको की, वहाँ पे पूरा जो पैटर्न था उसके किमोनो पे, वो पूरा उसकी बैक पे प्रिंट हो जाता है, और वो हमेशा के लिए जो है वो टैटू की तरह की उसकी पूरी बैक बन जाती है। अब उसके साथ ये हुआ है, बाकियों के साथ क्या हुआ है कि ऑब्वियसली बॉम्ब गिरा तो बहुत सारे लोगों की डेथ हुई है, उसमें कॉनरेड की भी डेथ हो गई है, और जो बाप है
हिरोको का, क्योंकि वो घर से बाहर था और घर की तरफ ही आ रहा था, तो वो भी बुरी तरीके से जल जाता है। लेकिन यह कि वो इंस्टेंटली उसकी डेथ नहीं होती, वो आ रहा होता है घर की तरफ ऐसे क्रॉल करता हुआ, ख़ुद को घसीटता हुआ। तो जब हिरोको उसको देखती है उसको लगता है पता नहीं कौन सा कोई रेप्टाइल है, क्या कोई जानवर है, क्या चीज़ है, तो वो मतलब उसकी तरफ नहीं जाती और बाद में वहाँ पे उसकी भी डेथ हो गई। सारे वहाँ पे जितने बाहर लोग थे उनकी तो डेथ हो गई, घर वाले कुछ कुछ बच गए, लेकिन सबके साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम्स ज़रूर हो गए। तो ये वो फर्स्ट पोर्शन था हमारा, और ये यहाँ पे एंड होता है कि जबकि इस तरह की बॉम्बिंग का शिकार हो चुका है नागासाकी। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं, वो है वील्ड बर्ड्स, और ये पार्ट है 1947 का। अब इस पार्ट में क्या होता है कि 1947 है ऑब्वियसली, तो पाकिस्तान और इंडिया इसी साल में सेपरेट हुए थे, तो ये वही चीज़ हमें दिखाई जाएगी इस चैप्टर के अंदर और इस पार्ट के अंदर। और अब 2 साल गुजर चुके हैं उस एटॉमिक बॉम्बिंग को, क्योंकि वो हुई थी 1945 में, और अब 2 साल गुजर चुके हैं। अब 2 साल बाद क्या दिखाया जाता है कि अब नए कैरेक्टर्स की फ़र्स्ट ऑफ ऑल एंट्री बताती हूँ, फिर बताऊँगी कि पिछली कैरेक्टर हमारी जो हिरोको थी उसके साथ क्या हुआ। नए जो कैरेक्टर्स हैं वो हैं जेम्स एंड एलिज़ाबेथ बर्टन। ये दोनों जो हैं ये कॉलोनियल सेटलर्स हैं, और ये रहते हैं न्यू दिल्ली में, इंडिया में। और कॉलोनियल सेटलर्स यानी कि ऑब्वियसली जो इंग्लिश लोग थे, जो ब्रिटिश थे, उन्होंने आके सेटल किया था ख़ुद को इंडिया में, और उसके बाद उनके ऊपर हुकूमत की थी काफ़ी अरसे तक। तो उस टाइम ये जो टाइम है, इस टाइम पे वो लोग यहाँ रह रहे थे। तो कौन लोग रह रहे हैं? 2 ब्रिटिश लोग हैं जो यहाँ पे रह रहे हैं, वो एक है जेम्स और एक है एलिज़ाबेथ बर्टन। एलिज़ाबेथ बर्टन कौन है? वो कॉनरेड की हाफ़ सिस्टर थी। हाफ़ सिस्टर यानी कि कोई सा एक पेरेंट जिनका सेम हो, या मदर या फादर, तो वो जो है वो हाफ़ सिबलिंग्स हो गए। तो हाफ़ सिस्टर थी एलिज़ाबेथ बर्टन किसकी? कॉनरेड की। अब आप देखेंगे कि ये नाम इसने अपना चेंज बिल्कुल क्यों कर लिया है, वो इसलिए कि इसका नाम पहले था इल्से वेज, जो कि कॉनरेड की बहन थी ऑब्वियसली। फिर इसने अपना नाम बदला ताकि लोग जो है वो उसको जज ना करें। और उस टाइम पे क्योंकि जर्मन्स के ख़िलाफ़ बात हो रही थी, जब कॉनरेड की भी मैंने बताया कि उसके ख़िलाफ़ इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, तो उनके ख़िलाफ़ क्योंकि हुए हुए थे लोग, तो इसीलिए उसने अपने आप की आइडेंटिटी को हाइड करने के लिए और लोगों की बातों वगैरह से बचने के लिए उसने अपने आप को ब्रिटिश ज़ाहिर किया। उसने अपना नाम एलिज़ाबेथ रखा, उसने एक ब्रिटिश बंदे जेम्स के साथ शादी कर ली, और अब वो उसके साथ ही इंडिया में आके रहने लगी, कि जब वो भी इधर आके रहता था और वो यहाँ इंडिया में काम करता था। वो क्या था? वो एक लॉयर था, तो वो यहाँ पे काम करता था। अब हिरोको जो है उसकी क्या स्टोरी है कि वो भी आ जाती है दिल्ली, मूव करती है और बर्टन्स के साथ रहने लगती है। और यहाँ पे एक और बंदा है जिसका नाम है सज्जाद अली अशरफ, और जो कि काम करता है इन्हीं के साथ, जेम्स के साथ। और जेम्स का कह सकते हैं कि क्लरिकल जो काम होता है ना, वो करता है जेम्स के साथ। जेम्स एक लॉयर है, तो वो उसका कोई ना कोई काम करता है, सज्जाद अली अशरफ। अब आप लोग सोचेंगे कि हिरोको जो है वो उठ के इंडिया क्यों आ गई, और वो इंडिया क्या करने आ गई, वो भी 2 साल बाद। तो इसकी ये बात है कि जब उसको पता चला, उसने कॉनरेड से ऑब्वियसली करनी थी शादी, और कॉनरेड जो है वो उसमें डेथ हो गई उसकी ब्लास्ट में ही। तो उसने कॉनरेड के रिश्तेदारों वगैरह को चेक करने की कोशिश की, तो उसको पता लगा उसकी एक बहन है जो कि अब इंडिया में रह रही है, जिसने अपना आइडेंटिटी वगैरह भी जो है वो चेंज कर लिया, थोड़ी बहुत नाम चेंज कर लिया। तो उसके लिए वो इंडिया उसको ढूंढती भी आती है, न्यू दिल्ली उनके घर पहुँचती है, और फिर वहाँ पर उसको बताती है कि मैं कॉनरेड की जो हूँ, उसने मेरे साथ एंगेजमेंट की हुई थी और हम लोगों की शादी होने वाली थी। ये बात उसको बताती है, लेकिन वो यकीन नहीं करती इसकी बात का। एलिज़ाबेथ और जेम्स यकीन नहीं करते हिरोको की बात का, लेकिन फिर भी जब उनको आखिरकार कुछ ना कुछ होता है कि ठीक है, शायद ये ठीक कह रही है क्योंकि वो उसके बारे में बताती है, तो वो मान जाते हैं। वो कहते हैं कि ठीक है, वो उनके घर पे स्टे कर सकती है। अब वो उनके घर पे स्टे करने लग गई है, और एलिज़ाबेथ की उससे दोस्ती हो गई है, क्योंकि वो दोनों कॉनरेड के साथ ऑब्वियसली, एक जो थी वो फियांसे थी और दूसरी बहन, तो वो दोनों कॉनरेड के बारे में बातें करती रहती हैं, उनकी काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई है। दूसरी तरफ एक नया कैरेक्टर जो कि मैंने भी बताया, सज्जाद अली अशरफ का इंट्रोड्यूस हुआ था, तो उसकी क्या बात हो रही है कि उसके घर का जब एक पूरा पहलू दिखाया जा रहा है, तो उसकी एक अम्मी है, मदर है खदीजा, और उसके अलावा उसकी कोई वाइफ नहीं है, वो स्टिल सिंगल है। उसके भाई हैं, उनके भाइयों के नाम भी मेंशन हुए हुए हैं नॉवल के अंदर, और उसके भाइयों का बहुत मेजर कोई रोल नहीं है, सिर्फ इतना है कि वो कहते हैं कि भाई ये शादी कर ले, लेकिन वो नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि उसको एक मॉडर्न वाइफ चाहिए। और उसके भाई उसको ये भी कहते हैं कि उसको इंग्लिश लोगों के साथ ज़्यादा नहीं उठना बैठना चाहिए, क्योंकि वो अपने कल्चर से दूर हो रहा है, अपने जो है पूरी चीज़ों से, अपने मुल्क की जो चीज़ें हैं उनसे दूर हो रहा है, अपने रिलीजन से भी दूर हो जाएगा। तो उनको ये ख़तरा रहता है अपने भाई के बारे में, इसलिए वो कहते हैं कि भाई ये दूर ना हो और ज़्यादा इंग्लिश लोगों में ना बैठे। लेकिन सज्जाद का काम ही क्योंकि इंग्लिश लोगों के साथ है, तो वो बैठता है। अच्छा, अब ये है कि क्योंकि सज्जाद ऑब्वियसली उसको उर्दू आती है, तो अब जब उसके जेम्स की तरफ आना जाना होता है, तो वहाँ हिरोको होती है और हिरोको को उर्दू नहीं आती है। तो वो कहती है कि मुझे भाई उर्दू सीखनी है, तो वो सज्जाद से उर्दू सीखने लगती है, और सज्जाद उसका आप कह सकते हैं कि उर्दू ट्यूटर, टीचर कुछ बन जाता है, और वो उसको समझाने लगता है। जैसे जैसे हिरोको को थोड़ी बहुत उर्दू आना शुरू हो जाती है, तो वो उससे
बातचीत करती है और ये लोग अपनी डिस्कशंस जो हैं, ऑब्वियसली लैंग्वेज जो है सबसे अच्छी कॉन्वर्सेशन से आती है, ना कि कोई करिकुलम और सिलेबस पढ़ने से। तो वो कॉन्वर्सेशन करने लगते हैं, जिससे हिरोको की उर्दू मज़ीद अच्छी होती चली जाती है। और उसी कॉन्वर्सेशन के बीच जो है हिरोको उसको बताती है कि मेरे साथ क्या कुछ हुआ था, बॉम्ब ब्लास्ट वाली कहानियाँ भी सुनाती है और ये सारा कुछ बताती है। अच्छा, अब जब वो ये सब कुछ बता रही है तो हिरोको और जो सज्जाद हैं वो दोनों काफ़ी करीब आ रहे हैं उन लोगों के दरमियान, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग काफ़ी बेहतर हो रही है। तो उनके दरमियान जो है वो एक क्लोजनेस जो है वो बढ़ती जा रही है। और सज्जाद जो है, वैसे भी उसको एक मॉडर्न वाइफ की तलाश थी, एक कोई टिपिकल और ट्रेडिशनल किस्म की बीवी उसको नहीं चाहिए थी। तो उसको ये जो है ऑलरेडी कह सकते हैं कि फॉरेनर है वहाँ पे, तो उसको इसमें इंटरेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है। और वो दोनों इस तरीके से, वैसे भी उनका काफ़ी मिलना जुलना है एज़ अ टीचर एंड स्टूडेंट। अच्छा, अब यहाँ तक हमें समझ आ गई कि क्या हुआ। अब आगे मूव करते हैं। आगे अभी हमारा चैप्टर वही कंटिन्यूड है, हम सिर्फ पेज आगे मूव करें। आगे क्या होता है कि सज्जाद जो है वो कहता है एक दिन हिरोको को कि मैं तुम्हें दिखाता हूँ दिल्ली को ना, कि आओ हम घूमने चलते हैं कहीं। तो साथ चारों लोग ये जाते हैं, दोनों बर्टन्स जाते हैं, एलिजाबेथ एंड जेम्स, और साथ सज्जाद होता है और साथ हिरोको होती है। अब जब वो देखते हैं तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है बर्टन्स दिल्ली वर्सेस सज्जाद दिल्ली। तो इसका क्या मतलब है कि सज्जाद उसको अपने तरीके से ले रहा है, प्रोनाउंसिएशन भी उसकी अपने तरीके से है दिल्ली की, और वो अपने तरीके से दिखा रहा है। कुतुब मीनार लेके जाता है और उसके बारे में बताता है कि भाई इधर उसकी जो भी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है वो सारी बताता है। लेकिन जेम्स जो है वो उसकी बात काट के अपनी बातें करना शुरू हो जाता है और अपना बताना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे हिरोको को पता लगता है कि दिल्ली जितना सज्जाद का है बेसिकली है वो उसका, लेकिन ये जेम्स और ये जो ब्रिटन्स हैं और ये जो भी ब्रिटिश हैं, ओवरऑल जनरल ब्रिटिश को वो लेके सोचती है कि ये तो अपना बिल्कुल ही कब्ज़ा जमा के बैठ गए हैं इनके कंट्री के ऊपर आके, और उसको ये चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, क्योंकि उसके अपने कंट्री के साथ जो हुआ होता है, अपने शहर के साथ जो हुआ होता है, उसके बाद वो दूसरों के दर्द को बड़े अच्छे से फील कर सकती है। तो यहाँ पर उसको ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, और यहाँ सज्जाद जो है उसको ये भी बात बहुत बुरी लगती है और वो यहाँ से चला जाता है, जबकि वो लोग कुतुब मीनार और इधर उधर फिर रहे होते हैं। अब यहाँ पे एक और कैरेक्टर का मैंने नाम लिखा हुआ है जो कि है लाला बख्श। अब ये लाला बख्श कौन था? तो ये बर्टन्स के घर पे जो काम कर रहा है, जो हाउस कीपर है उनका, वो देखभाल करे घर की, तो वो है। अब अगले दिन क्या होता है, ये सब हो गया दिल्ली वाला सारा मामला। अब अगले दिन सज्जाद जो है वो सुबह उठ के चाय पी रहा है और साथ में लाला बख्श बैठा हुआ है, उसके साथ बातचीत कर रहा है। तो क्या बातचीत कर रहा है, वो उसको बताता है कि भाई हमारे मुल्क में क्या कुछ चल रहा है, पॉलिटिकल काफ़ी अनरेस्ट है, टेंशन्स चल रही हैं। तो क्योंकि 1947 का टाइम है, ब्रिटिश बोलते थे कि हम इंडिया को छोड़ जाएंगे, लेकिन वो छोड़ के जा भी नहीं रहे, इंडिपेंडेंस नहीं दे रहे। और फिर लाला बख्श जो है वो बताता है, जितनी उसकी पॉलिटिकल नॉलेज होती है उसके हिसाब से वो बताता है कि मुझे ये यकीन है कि जब ये ब्रिटिश छोड़ के जाएंगे ना, तो ये कंट्री को डिवाइड करके जाएंगे और दो कंट्रीज़ बना देंगे, एक इंडिया और दूसरा पाकिस्तान। उसको पूरा यकीन होता है कि ऐसा होगा। वो लोग इस बारे में बातचीत करते हैं। अब इसके बाद क्या होता है कि हिरोको को पढ़ाना होता है सज्जाद को, वो जाता है अपने उर्दू लेसन के लिए उसके पास, और वहाँ पे उनकी कॉन्वर्सेशन के हिसाब से हो रहा होता है स्टडी। तो वो उससे पूछता है कि मैरिज के बारे में, कि उसने शादी क्यों नहीं की अब तक हिरोको ने। तो वो सज्जाद से भी पूछती है। ऑब्वियसली सज्जाद का तो यही रीज़न है कि उसको अपनी एक अच्छी आइडियलाइज मॉडर्न वाइफ की तलाश है, जो कि उसको नहीं मिली है अभी तक। और हिरोको का जो है वो रीज़न क्या है कि उसकी इंगेजमेंट हुई भी थी, लेकिन इससे पहले कि उसकी शादी होती वहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, और उसके बाद जो कॉन्रेड था जिससे कि उसने शादी करनी थी, उसका फियांसे, उसकी डेथ हो गई। तो ये सारी चीज़ वो सज्जाद को बताती है, और वो फिर बताती है अपना पूरा जो टेरिबल एक्सपीरियंस था एटॉमिक बॉम्ब के दौरान, कि कैसे उसकी पूरी बैक पे प्रिंट कर गया वो सारा उसका ड्रेस। तो वो ये जब चीज़ बताती है तो वो थोड़ा सा ना अपना शोल्डर लाइक हटा के और पीछे बैक तक हटा के उसको दिखाती है कि ये कैसे पैटर्न्स पीछे बन गए और कितना ये दर्दनाक है। वो अपना दर्द बताने के लिए उसको वो दिखाती है। ऑब्वियसली कि मैं इतनी ज़्यादा इंटीमेसी हो गई थी कि वो दिखा रही थी उसको। उसने दिखाया है जो ही, तो सज्जाद क्या करता है, वो उसको कहता है कि भाई मुझे ना तुमसे जुड़ी हर चीज़ ब्यूटीफुल लगती है। वो उसको इस तरह कहता है, और साथ ही ना वो अपनी उंगली के साथ ना उस पैटर्न को टच करके देखने की कोशिश करता है कि ये कितना हो सकता है, लेकिन कितना ये बुरा है। उसको टच करके उसकी चीज़ को फील करने की कोशिश करता है कि एग्जैक्टली इसमें कितना इसको पेन हुआ होगा। अब जब ये सीन होता है, उसी टाइम एलिजाबेथ आती है पीछे से और वो ये देख लेती है, और उसी टाइम साथ ही वो बोलता है कि मुझे तुमसे जुड़ी हर चीज़ बहुत ब्यूटीफुल लगती है। और इससे हिरोको को वो दर्द का एहसास होता है कि मुझे इस सब में कितना पेन हुआ, हम लोगों ने कितना कुछ खोया, और ये इस चीज़ को ब्यूटीफुल कह रहा है। तो उसको इस बात पर गुस्सा आता है और वो चीखती हुई खड़ी होती है और मतलब चिल्लाने लग जाती है सज्जाद के ऊपर। ये सीन जब वो एलिजाबेथ पीछे खड़ी हुई देखती है, उसको ऐसा लगता है कि सज्जाद ने हिरोको के साथ कोई ज़बरदस्ती ज़्यादती करने की कोशिश की है, और वो उसको
जो है आके सज्जाद को बहुत बातें सुनाती है इस बात में कि उसने भरोसा किया सज्जाद के ऊपर और वो लोग उसको पढ़ाने के लिए वहाँ पे रखा हुआ है और वो क्या कुछ कर रहा है। कोई हीरोको की बात नहीं सुनता और सज्जाद की बात नहीं सुनता, उन लोगों के व्यूज़ कोई नहीं पूछता कि क्या हुआ। हीरोको को भी पता होता है कि सज्जाद की कोई इंटेंशन गलत नहीं थी और उसको भी पता होता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन एलिज़ाबेथ आके बोलती है, जेम्स तक बात पहुंच जाती है। वो लोग सज्जाद को अपने पास से फायर कर देते हैं, हटा देते हैं काम से। और सज्जाद को भी ये चीज़ बहुत बुरी लगती है कि ये वेस्टर्न लोग होते ही ऐसे हैं, बात ना सुनी और कुछ भी नहीं किया, कोई बात की तह तक नहीं पहुँचे और सीधा उठा के मुझे वहाँ से फायर कर दिया और मेरा काम भी छुड़वा दिया है। अब ये कुछ हो गया। अब सज्जाद जो है वो तो अंदर ही अंदर पसंद करता भी होता है हीरोको को, तो अब उसको पता होता है मैं कैसे बात करूँगा, क्योंकि अब मेरे ऊपर तो जो है वो एक मुलजिम भी मुझे ठहरा दिया गया, मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया गया इस तरह का, तो अब मैं कैसे जाके प्रपोज़ल जो है वो अपना हीरोको को दूँगा। अच्छा, अब दूसरी तरफ क्या होता है, सज्जाद जो कि फ़ायर हो गया है अपने जॉब से, वो घर जाता है, बताता है कि मेरे साथ ये कुछ हो गया। वो लोग कहते हैं कि हमें तो पता था ये इंग्लिश पीपल होते ही ऐसे हैं, तो हमने तो वैसे भी कहा था तो कि तुमने इनके साथ ज़्यादा नहीं रहना, तुमने इन पर भरोसा नहीं करना। फिर दूसरी तरफ बर्टन्स की साइड पे क्या होता है, उनको आहिस्ता आहिस्ता ये बात रियलाइज़ होने लगती है कि हमने गलत किया है सज्जाद के साथ, उसने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं था, क्योंकि ऑब्वियसली हीरोको उनके पास ही है, वो उनको बता सकती है कि ये सब ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। तो वो लोग इंस्टेड ऑफ कि वो उसको जाके सॉरी कहें सज्जाद को, वो लोग क्या कहते हैं, वो लोग मूव कर जाते हैं वेकेशन के लिए, कहीं चले जाते हैं, कहीं किसी और सिटी। वो कहते हैं हम थोड़ा अपना माहौल चेंज करने जा रहे हैं, वो वहाँ चले जा रहे हैं। अब उनको पता है कि उनसे गलती हुई है, वो ख़ुद जाके सॉरी कहें या चलो किसी कुछ, उनको चाहिए कि सज्जाद को कुछ कहें या उसको बुलाएं, उससे बात करें। वो लोग क्या करते हैं, लाला बख्श को कहते हैं कि हमारी तरफ से उसको माफ़ी मांगा उससे ना। अब सज्जाद को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और फिर क्या होता है कि तकरीबन 3 महीने इस बात को गुजर जाते हैं कि सज्जाद पे फॉल्स एलिगेशन लगाया गया था। इस बात को 3 महीने गुजर जाते हैं, वो लोग वहीं पे हैं जिधर वो लोग वेकेशन के लिए गए हुए हैं। सज्जाद वहीं आता है उनके घर और वो उनके घर आता है तो वो सबसे पहले जेम्स उठ के उससे कहता है कि भाई मुझे बहुत बुरा लगा, मैं माजरत करता हूँ उस दिन के लिए। तो वो सज्जाद कहता है मुझे तुम्हारी इस माजरत या सॉरी की कोई ज़रूरत नहीं है, और वो उसको बिल्कुल भी कबूल नहीं करता। वो कहता है मैं यहाँ हीरोको से बात करने के लिए आया हूँ। हीरोको को बाहर बुलाया जाता है, उसको वो कहता है मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है, उसको लेके साइड में जाता है और वहाँ पे उसको प्रपोज़ करता है। हीरोको फ़ौरन मान जाती है। वो कहती है क्योंकि वो वहाँ जब तक अकेली होती है वेकेशन पे, वो पहले वो एलिज़ाबेथ के साथ बहुत क्लोज थी और अभी भी थी, बट उसको सज्जाद की एक कमी जो है वो बहुत फ़ील हो रही होती है। तो वो मान जाती है कि ठीक है मुझे इस बंदे से ही शादी करनी चाहिए। वो उसका प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लेती है और वो लोग उसी वक्त सज्जाद क्या करता है, बर्टन्स की ही बाहर गाड़ी खड़ी होती है, वो उठाता है और फ़ौरन से निकल जाता है और ये लोग मस्जिद जाते हैं। वहाँ जाते जाते रास्ते में ही जो है वो हीरोको को इस्लाम के बारे में बताया जाता है। वहाँ पहुँचते ही वो इस्लाम कबूल करती है और उसके बाद उन दोनों की मस्जिद में ही शादी हो जाती है। और शादी होने के बाद जब वो घर आते हैं, वो बताते थे कि हम शादी कर चुके हैं। पीछे से एलिज़ाबेथ और जेम्स को काफ़ी टेंशन हो रही होती है कि पता नहीं ये लोग क्या कर रहे हैं और क्या बात हो रही है हीरोको और सज्जाद की। लेकिन वो जब वापस आते हैं दोनों, तो वो बता देते हैं कि हम दोनों शादी करके आ चुके हैं। तो वो लोग फिर खुश होते हैं और ऑब्वियसली एलिज़ाबेथ जो है वो एक डायमंड सेट अपना ला के देती है हीरोको को गिफ्ट में। और उसके बाद वो जेम्स कहता है कि तुम लोग वैसे भी कंट्री में इतना पॉलिटिकल अनरेस्ट है, इतनी टेंशन है, तो तुम लोग क्या करोगे यहाँ पे रुक के, और तुम लोगों का तो बिल्कुल भी एक हनीमून जो पीरियड होता है वो बिल्कुल स्पॉइल हो जाएगा। इससे बेहतर है कि तुम लोग मुल्क से बाहर चले जाओ। और वो उन दोनों को इस्तांबुल भिजवा देता है फॉर हनीमून। और यहाँ तक इनकी मतलब ये स्टोरी है। अब हमारे पास जो टाइम पीरियड है वो चेंज होगा फ्रॉम द नेक्स्ट चैप्टर, और नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा है वो है पार्ट एंजल वॉरियर्स। और इसके अंदर हमारे पास दो कह सकते हैं कि सालों की बात है, 1982 से लेकर 1983 तक। और ये जब पार्ट स्टार्ट होता है हमारे पास, तो हम देख रहे हैं कि 35 ईयर्स गुजर चुके हैं और इसकी जो सेटिंग है वो है कराची पाकिस्तान। इसका मतलब है ऑब्वियसली पाकिस्तान बन चुका है और अब कराची में इसकी सेटिंग है। इस सेटिंग से ऑब्वियसली शो हो रहा है कि वो लोग फिर जो इस्तांबुल में लास्ट उनका हमने देखा था कि वो लोग गए थे, तो उसके बाद वो लोग पाकिस्तान शिफ्ट हो गए हैं, क्योंकि पीछे से उनके जाने के बाद कंट्री तो डिवाइड हो गया, 2 में बट गया। और सज्जाद के ज़्यादा भाई थे, एक आध भाई आते हुए उसकी रास्ते में डेथ हो गई, उसकी फैमिली लाहौर जाके सेटल हो गई। फिर दूसरा भाई जो है वो वहीं रह गया और वहाँ पे भी उससे उसकी पूरी प्रॉपर्टी छीन ली गई। मतलब इस तरह की सज्जाद के भाइयों की भी स्टोरी बताई जाती है। उसकी मदर की तो तभी डेथ हो गई थी, पार्टीशन से पहले ही। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हुई थी सज्जाद के साथ। अब जो 35 ईयर्स लेटर कराची की बात की जा रही है, वहाँ पे है एक न्यू कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है, वो है रज़ा, जो कि 16 ईयर ओल्ड बॉय है। और रज़ा कौन है, ये हीरोको और सज्जाद का बेटा है। अभी तक 35 ईयर्स गुजर चुके हैं, उन दोनों की रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा है। उनकी एक हैप्पी फैमिली है जो कि कराची में रहती है, उन लोगों को अपनी लाइफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सज्जाद जब शादी से पहले वो लॉयर का क्लर्क था और उसका ख्वाब होता था कि मैं एक लॉयर बनूँ एक ना एक दिन।
वो खुद तो लॉयर नहीं बन सका, अब वो मैनेजर है एक सोप फैक्ट्री में। उसको पता है उसको छोटा मोटा काम करना पड़ रहा है क्योंकि ऑब्वियसली अब उसके पास जिम्मेदारियां हैं, उसकी वाइफ है, उसका बच्चा है, उन दोनों को उसने उनका भी ख्याल रखना है, सिर्फ अकेला नहीं है वो। तो इसके लिए उसको एक जो भी उसको नौकरी मिली वो कर रहा है। लेकिन अब उसका जो ख्वाब था एक लॉयर बनने का, वो चाहता है कि ये ख्वाब उसका बेटा पूरा करे। जैसे कि होता है टिपिकली हमारी सोसाइटीज़ में कि पेरेंट्स का ख्वाब होता है, लेकिन सिर्फ ख्वाब होना बुरी बात नहीं है। अगर हम किसी बच्चे को फोर्स करें तो वो ऑब्वियसली बुरी बात है, और जो कि सज्जाद बहुत ज़्यादा फोर्स तो नहीं करता, बट अंदर से वो फुली चाहता होता है कि उसका बेटा बने। तो ये काफ़ी जो हम कह सकते हैं कि बेहतर चीज़ थी, उसने अपने बेटे के लिए ख्वाब देख के रखा हुआ था कि वो लॉयर बनेगा। आगे हम देखते हैं कि ये दोनों यहाँ पे रह रहे हैं। रज़ा जो है वो ख़ुद को बहुत स्ट्रेंज फील करता है कभी कभी स्कूल जाते वक्त। क्योंकि उसको पता होता है कि बाकी सारे बच्चों से वो थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि वो सिर्फ पाकिस्तानी नहीं है, वो जापानीज़ पाकिस्तानी है। मतलब उसकी नेशनैलिटी चाहे पीछे से जापानीज़ अभी उसके पास नहीं है, लेकिन उसकी जो मदर है वो पीछे से जापानीज़ है, और वो एक पाकिस्तान और जापान का कुछ मिक्सचर है वो बच्चा। और उसकी जापानीज़ मदर दूसरों से बड़ी डिफरेंट है, तो इसीलिए उसको ख़ुद से भी थोड़ा होता है कि मैं दूसरे बच्चों से बड़ा ही मुख्तलिफ हूँ। ये चीज़ रज़ा के अंदर शुरू से जो है वो आई हुई है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जब पार्ट ये वाला शुरू होता है ना चैप्टर, तो रज़ा जो है वो स्कूल जाने लगता है अपने फाइनल एग्ज़ाम्स के लिए। सज्जाद उसको लेके जाता है, उसकी वहाँ पे होता है, उसके एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाते हैं, उसका आखिरी पेपर होता है। अब आखिरी पेपर देने के बाद जब वो आ रहा है तो हिरोको के साथ वो जा रहा है, बाज़ार जा रहा है। हिरोको वहाँ से कोई ना कोई चीज़ें ले रही है, और फिर वो बताता है कि मेरा पेपर्स तो सारे हो गए हैं। और हिरोको और सज्जाद ने सोचा होता है कि अब ये लोग ना सेलिब्रेट करेंगे, अच्छा सा कोई डिनर करेंगे, पार्टी टाइप छोटी सी करेंगे सिर्फ घर वाले मिलके। और उसका मकसद ये होगा कि इन्होंने सेलिब्रेट करना है कि हमारे बेटे के सारे पेपर्स हो गए हैं और इसने बड़ी मेहनत करके सक्सेसफुली सारे पेपर्स दे दिए हैं। लेकिन वो बताता है कि मैं क्लियर नहीं कर रहा एग्ज़ाम्स, क्योंकि मुझे पता है मैं इस्लामिक स्टडीज़ में फ़ेल हो गया हूँ और मैं अब यहाँ से निकल नहीं सकता। मतलब मेरी ये जो स्टडी है वो कंप्लीट नहीं हुई, मुझे रीअपियर होना पड़ेगा अपने पेपर्स के अंदर, क्योंकि मुझे जो है वो समझ में नहीं आ रहा है। मतलब जो भी एजुकेशनल उसकी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं वो अपनी माँ को बताता है। अब क्या होता है कि उसको पता होता है कि मैं यहाँ से बाहर नहीं निकलूँगा तो मैं जल्दी जो हूँ वो यूनिवर्सिटी भी नहीं पहुँच सकता। तो ये सारी बातें हिरोको जो है वो सज्जाद को बताती है, और उसको कहती है कि भाई बच्चे पे गुस्सा नहीं करना, थोड़ा ईजी रहना है बच्चे के साथ, ताकि वो ईज़िली दोबारा जो है वो प्रिपेयर करके दोबारा एग्ज़ाम्स अच्छे से दे सके। हम उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं डालेंगे ताकि उसके साथ कुछ बुरा ना हो, या वो अपने साथ कोई ज़्यादा ही स्ट्रेस ना ले ले पढ़ाई के बारे में। आगे क्या होता है, हमारे पास एक और न्यू कैरेक्टर जो है वो इंट्रोड्यूस हो रहा है, जो मैंने नीचे राइट साइड की तरफ लिखा हुआ है। हैरी का नाम, हैरी कौन है? हैरी बर्टन है इसका फुल नेम। ये जेम्स और एलिज़ाबेथ बर्टन का बेटा है। अब जेम्स और एलिज़ाबेथ बर्टन की फ़िलहाल हमें कोई बात नहीं की जा रही, यहाँ पे सिर्फ हैरी की बात हो रही है कि ये भी अब CIA ऑपरेटिव है पाकिस्तान के अंदर। अब यहाँ पे CIA की बात क्यों हो रही है कि ऑब्वियसली ये अमेरिका और जो अपने आप को सुपर पावर्स कंट्रीज समझते हैं, वो अपने कोई ना कोई नुमाइंदे या कारिंदे हम कह सकते हैं वो हमारे कंट्री में छोड़ गए हैं, तो वो अपनी कह सकते हैं कि स्पाई उनकी जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो करने के लिए। तो अब हैरी जो है वो एक CIA ऑपरेटिव है पाकिस्तान में। उसके जो पेरेंट्स हैं अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा उनका जिक्र नहीं है, लेकिन इतना मैं आपको बताती चलूँ कि वो लोग US चले गए हुए हैं, वहाँ पे शिफ्ट हो गए हैं। और एक और नाम यहाँ पे लिखा हुआ है अब्दुल्ला का। अब्दुल्ला कौन है? अब्दुल्ला एक बच्चा है, जो कि हमने बात की थी कि रज़ा वो 16 ईयर ओल्ड है, तो अब्दुल्ला जो है वो 14 ईयर ओल्ड है, उससे छोटा, रज़ा से छोटा। और ये मिलता है इसको एक जगह पे। ये कौन है? ये है एक पश्तून बच्चा। और ये मिलता कहाँ है, इसकी एक पूरी स्टोरी है। वो स्टोरी क्या है कि एक दिन सज्जाद, रज़ा और हैरी जो हैं, हैरी इनको मिल गया होता है कहीं, वो आया होता है इधर ढूंढने के भाई मैं इधर से कहीं रिलेटेड हूँ, क्योंकि उसको पता होता है मैं पीछे से, मेरे पेरेंट्स जो हैं वो इंडिया में रहा करते थे। तो हैरी आता है इधर पाकिस्तान में, ऑब्वियसली वो ऑपरेटिव है, तो वो इधर जो देख रहा होता है, तो उसको सज्जाद मिलता है, वो उनसे उसकी फेमिलियरिटी होती है। उसकी पूरी स्टोरी इतनी मैंशन नहीं है, बट अब वो लोग क्या हैं, वो साथ में घूमते फिरते हैं, मिलते जुलते हैं। तो हैरी, सज्जाद और रज़ा जो हैं ये तीनों फ़िशिंग पे जाया करते होते हैं अक्सर सुबह। तो ये एक सुबह गए होते हैं, तो रज़ा को नहीं मूड होता बाहर जाने का, वो गाड़ी में ही लेट के या बैठ के सो जाता है। अब जब वो सो जाता है तो हैरी जब उतर के जा रहा होता है सज्जाद के साथ, तो सज्जाद कहता है कि तुम ना एक्सचेंज कर लो अपने जूते रज़ा से, कि उसके ईजी वेयरिंग हैं तो आसानी होगी बाहर चलने में। वो उसके जूते लेके पहन लेते हैं और अपने वहीं गाड़ी में छोड़ जाता है। अब जब वो ये करता है, वो बाहर चले जाते हैं, वो दोनों वापस आते हैं, तो बल्कि वापस आने से पहले ही रज़ा जो है वो उठता है और वो देखता है कि जूते नहीं है। वो समझता है शायद मेरे जूते किसी ने चुरा लिए हैं। वो उठ के बाहर निकलता है देखने के लिए, पाँव में उसके जूते हैं नहीं।
बाहर आते ही एक ट्रक सा खड़ा होता है छोटा, मतलब एक बड़ी सी कोई गाड़ी टाइप सी खड़ी होती है, वहाँ पे वो आता है तो कुछ लोग होते हैं वहाँ पे और पश्तो बोल रहे होते हैं, उसको भी पश्तो आती होती है, तो वो पश्तो में उनसे बात कर लेता है। अब वो पूछते हैं कि तुम्हें पश्तो आती है, तुम क्या अफ़गानी हो? तो वो कहता है कि हाँ पीछे से मैं अफ़गानी हूँ, मतलब झूठ बोल देता है। और ना सिर्फ झूठ बोलता है बल्कि साथ ही ये भी कह देता है कि मैं जो हूँ वो हज़ारा वाले लोगों में से हूँ, हज़ारा में रहता हूँ, और मतलब इस तरह से बताता है अपने बारे में। तो अब्दुल्ला एक बच्चा होता है वहाँ पे जो कि उससे बात कर रहा होता है, वो उसको कहता है कि अगर तुम अफ़गानियों में से ही हो तो सारे जो अफ़गान रिफ्यूजीज़ हैं वो एक जगह पे रहते हैं जिसका नाम है सोहराब गोट, तो यहाँ पे तो हम तुम्हें नहीं देखा कभी, तो तुम किधर थे? तो जब वो ये पूछता है अभी रज़ा को ऑब्वियसली इसका जवाब तो नहीं आ रहा होता कि उसने क्या देना है, तो इससे पहले कि वो इसका कोई जवाब दे पीछे से आ जाते हैं हैरी और सज्जाद, और वो दोनों आने के बाद हैरी ने उसके क्योंकि जूते लिए होते हैं, वो आता है बड़े झुक के अदब से उसको जूते देते हैं। तो इस बात पे अब्दुल्ला जो है बड़ा हैरान होता है कि भाई ये क्या, मतलब उसने कभी नहीं देखा होता कोई अमेरिकन जो है वो या जो गोरा है वो इस तरह से तमीज़ से बात करे और तमीज़ से उसको जो है वो कोई भी चीज़ किसी भी पाकिस्तानी या किसी भी इस तरह जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ माने जाते हैं या एशियन की अगर बात की जाए तो उनके साथ इतनी तमीज़ से कोई भी पेश आए, तो वो ये देख के बड़ा हैरान हो रहा होता है अब्दुल्ला। अच्छा, अब आगे क्या होता है कि ये लोग सारे मिलके ना कहीं घूमने जाया करते होते हैं। तो एक टाइम पे ऐसा होता है कि हिरोको, सज्जाद और रज़ा इनका बच्चा और साथ में ही हैरी, ये लोग मिल के जाते हैं कहीं बीच पे घूमने। तो यहाँ पे हिरोको बताती है रज़ा को, रज़ा को नहीं सॉरी हैरी को, हैरी को बताती है अपने बेटे रज़ा के बारे में कि वो कैसे एग्ज़ाम्स में फेलियर उसका चल रहा है, कैसे वो एग्ज़ाम्स में अच्छे से एक्सेल नहीं कर पा रहा, उसकी पूरी डिफ़िकल्टी समझाती है उसको और बताती है और चाहती है कि वो कोई मोटिवेट करे इस बच्चे को। तो वो उसको मोटिवेट करता है। वो उसको क्या कहता है, वो कहता है कि अगर तुम अच्छे से पढ़ोगे ना तो मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी होगी तुम्हारे लिए कि मैं तुम्हें किसी अच्छी बड़ी टॉप यूनिवर्सिटी में ना अमेरिका में एडमिशन दिला सकता हूँ। वो इस तरह से उसको कहता है, तो बड़ा खुश होता है रज़ा। और इससे पहले एक चीज़ मैंने ये भी मेंशन करनी थी कि जैसे मैंने बताया कि वो अपने एग्ज़ाम्स में फ़ेल होता है, वो रीअपीयर होता है और रीअपीयर होने में भी वो रह जाता है, तब भी उससे अच्छे से नहीं होता। तो इसीलिए बड़ी टेंशन होती है हिरोको को उसके बारे में। तो जब वो उसको बताती है वो बड़े अच्छे से उसको मोटिवेट करता है और उसकी मोटिवेशन का यही असर होता है कि इसके बाद जब वो पेपर देता है तो वो क्लियर कर जाता है। अब यहाँ पे मैंने एक और नीचे जो लास्ट पॉइंट मेंशन किया हुआ है वो है रज़ा एंड सलमा। तो ये सलमा कौन है? सलमा जो है वो इनके नेबर की बेटी है। इनके नेबर होते हैं कैसरा होती है सलमा की अम्मी और बिलाल होते हैं सलमा के अब्बू, और उनकी बेटी है सलमा। अब सलमा जो है वो रज़ा के साथ उसका एक कह सकते हैं कि वो रज़ा की एक सीक्रेट गर्लफ्रेंड है जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता होता। और रज़ा जो है वो जब वहाँ से घर आते हैं बीच से तो वो आके कॉल करता है उसको, फ़ौरन से बताता है कि मैं तो भाई अमेरिका जाने वाला हूँ। तो वो कहती है कैसे? वो उसकी बात पे यकीन ही नहीं करती सबसे पहले तो। फिर वो उसको बताता है कि नहीं मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, मैं अमेरिका जाने वाला हूँ। पूरी स्टोरी बताता है कि हैरी ने इस तरह से मुझे कहा है कि मैं तुम्हें अमेरिका ले जाऊँगा। तो वो तो बड़ी हैरान भी होती है कहीं ना कहीं और खुश भी होती है कि ये बड़ी अच्छी बात है। तो ये बड़ा ही ज़्यादा हम कह सकते हैं कि मोटिवेटेड होता है रज़ा इस टाइम पे। और जब वो उसको बताने के बाद सही खूब तैयारी करता है अच्छे से, और वो उसके बाद जब पेपर देता है तो वो क्लियर कर जाता है। जब वो क्लियर करता है तो हैरी उसके बाद उनके घर आता है। वो हैरी को बड़ी खुशी से बताता है कि मैंने वो एग्ज़ाम जो है आपने कहा था क्लियर करने को, मैंने कर लिया। अब आपने मुझे किसी उसको होता है कि क्योंकि हैरी ने कहा था कि मैं तुम्हें अच्छी टॉप यूनिवर्सिटी में दाखिला दिला सकता हूँ, तो उसको पता होता है कि मेरी कहीं ना कहीं फ़ाइनेंशियल हेल्प भी करेगा ये हैरी। तो अब जब वो उसको कहता है कि आपने मुझे ये कहा था, तो हैरी जो है वो अपने बात से पीछे हटना शुरू हो जाता है। वो कहते हैं मैंने तो सिर्फ बात की थी जनरल, मैंने कोई वादा तो नहीं किया था कि मैं ऐसा ही करूँगा। अब उसको इस बात पे बड़ा ही ज़्यादा डिसहार्ट होता है। रज़ा उसने इतनी मेहनत करके पेपर को क्लियर किया होता है और अब हैरी जब अपनी बात से पीछे हट रहा है, सज्जाद को इस बात पे बहुत गुस्सा आता है। सज्जाद कहता है कि यही चीज़ तुम्हारे माँ बाप ने सालों पहले की थी, वही चीज़ तुम दोहरा रहे हो, ये सारे फॉरेनर्स, ये सारे वेस्टर्न्स होते ही ऐसे हैं। इस बात पे वो हैरी को अपने घर से धक्के दे के बाहर निकाल देते हैं और रज़ा जो है वो बहुत ज़्यादा दुखी होता है और वो सोचता है कि बस अब मैंने इधर नहीं रहना और मैं जो हूँ वो कोई और अपने लिए अच्छी राह जो है वो चुन लूँ। और वो ये सोच के सोहराब घोट चला जाता है। जब वो सोहराब कोट जाता है तो वहाँ पे उसको होता है कि बस अब मैं ना इनके साथ रहूँगा, इनके साथ कोई अच्छी सी, उसको बड़ा ना इंस्पायर कर रहा होता है वो बच्चा जो अब्दुल्ला होता है ना, तो वो उसके पास जाता है। वहाँ पे वो अपने आप की ना एक नई आइडेंटिटी को हम कह सकते हैं कि वो एक्सप्लोर करता है। वो क्या होती है, अपने आप को वो रज़ा हज़ारा कहता है कि वो कहता है मैं हज़ारा वालों में से हूँ। और वहाँ पर अपना झूठ ही कायम रखता है, वो नहीं बताता कि भाई मैं जो हूँ वो झूठ बोल रहा हूँ, और ऐसा नहीं है। अब वहाँ पे उन्होंने ना मुजाहिदीन ट्रेनिंग कैंप्स में जाना होता है, तो वहाँ पे वो गाड़ियाँ वगैरह भर के लोगों को उधर लेके जा रहे होते हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जो जैसे होता है ना कि उन एरियाज़ में बच्चों को भी गन चलाना और ये सब सिखाया जाता है, तो वो उस तरह के लोगों में आके फंस जाता है अफ़गानियों में।
तो जब वो वहाँ जा रहा होता है तो उसके साथ अब्दुल्ला होता है, वो रास्ते में बातचीत करते हुए जाते हैं, लेकिन स्टिल वो अपनी सच्चाई नहीं लोगों के सामने खोलता कि मैं जो हूँ झूठ बोल रहा हूँ, मैं तो पीछे से हूँ ही नहीं अफ़गानी, या मैं तो कोई हज़ारा का हूँ ही नहीं पीछे से, वो नहीं बताता। वो वहाँ पे जाता है तो उसको दे दी जाती है एक AK-47 गन जो होती है, अब्दुल्ला उसको वो देता है, और वो लेने के बाद तो वो ख़ुद को पक्का समझ रहा होता है कि मैं तो पक्का कोई हज़ारा वाला ही बंदा हूँ। दूसरी तरफ उसकी माँ जो है वो बड़ी टेंशन में होती है, हिरोको और सज्जाद, कि हमारा बेटा किधर चला गया। तो हिरोको को होता है कि पता नहीं किधर है, वो अपने उसके रूम में जाती है रज़ा के, तो वहाँ पे एक नोट होता है कि मैं ना जा रहा हूँ अपने दोस्तों के ग्रुप के साथ में कहीं घूमने, और मैं चंद एक दिन में वापस आ जाऊँगा। इस तरह का नोट उसको मिलता है। सज्जाद उसको कहता है कि कुछ नहीं होता, बच्चा पहले ही बहुत ज़्यादा टेंशन में था, अच्छा है कि अगर वो कहीं घूमने चला गया उसकी टेंशन जो है वो रिलीज़ हो जाएगी, हमें टेंशन नहीं लेनी चाहिए। वो ये कहते हैं, लेकिन अब हिरोको को फिर भी कहीं ना कहीं होता है दिल में एक बात कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, या वो पता नहीं उसको क्या होगा। वो अपने नेबर्स के घर जाती है वैसे ही मिलने, तो वहाँ पे वही वाले नेबर्स जिनकी बेटी सलमा है वहाँ पे जाती है मिलने जुलने, और वापस जब आ रही होती है तो सलमा उसको बताती है कि उसने मेरे साथ जिक्र किया था किसी मुजाहिदीन कैंप के बारे में, और उसने बताया था कि वहाँ पे उसका कोई मिलने वाला है, तो शायद वो उधर चला गया। और उसने मुझसे जिक्र भी किया था कि जब वो अमेरिका जाने वाली बात उसकी मना हो गई थी और उसको था कि मैं अमेरिका नहीं जा पाऊंगा, तो उसने कहा था मैं उधर ही चला जाऊंगा, तो वो यकीनन उधर ही गया है। ये बात सुनते हिरोको को बहुत ज़्यादा टेंशन होती है कि ये तो बहुत गलत जगह चला गया, और वो आके बात सज्जाद को बताती है, और सज्जाद कहता है कि ठीक है मैं पक्का उसको ढूंढ के लाऊंगा, और वो अपनी बीवी को बिल्कुल यकीन दिलाता है कि उसको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, मैं बहुत जल्द अब हमारे बेटे को ढूंढ के लाने वाला हूँ। और वो उसको ढूंढने के लिए इधर उधर निकल पड़ता है और पता करता है कि कैसे मैं उस तक पहुंच सकता हूँ। दूसरी तरफ अगर हम उसको देखें रज़ा को, जो कि वहाँ पे मुजाहिदीन के कैंप में पहुँच रहा है, वहाँ पे जाके उसको बहुत होम सिकनेस फील होने लग जाती है, यानी कि उसको होता है कि मुझे घर जाने वाली फीलिंग आ रही होती है कि मुझे अपने पेरेंट्स के साथ होना चाहिए था, मैं यहाँ कहाँ इतनी दूर आ गया हूँ, वो भी अकेला। तो ये उसको टेंशन हो रही होती है। तो इसी टेंशन में ना उसको अजीब सा होने लग जाता है और वो बेहोश हो जाता है। जो ही वो बेहोश होता है, जब उसको अब्दुल्ला जो है उसके साथ बिल्कुल अच्छे से रवैया नहीं रखता, उसके बेहोश होने पे उसको बिल्कुल पाँव के साथ जैसे होता है ना कि लात मार मार के उठाने की कोशिश करता है, वो नहीं उठता, और फिर उसको काफ़ी देर तकरीबन घंटे 2 घंटे गुजर जाते हैं, वो वहीं पड़ा रहता है। और जब वो उठता है तो उसको कहा जाता है कि भाई तुमने तो अपनी 2 नमाज़ें मिस कर दी हैं, और अब तुमने ये बिल्कुल अच्छा नहीं किया, हमने तुम्हें इतनी बार उठाया और तुम नहीं उठे, अब उठे हो तो तब अजान हो रही है एक और, तो तुम आके ये वाली हमारे साथ पढ़ोगे। वो सीधा चला जाता है, और बाद में अब्दुल्ला नमाज के बाद उससे अपोलोजाइज़ भी करता है कि मैं तुम्हारे साथ अच्छा बिहेवियर नहीं रखा था। अब जबकि वो उठ चुका होता है तो उसके पास एक जैसे होता है ना कि बड़ा कोई बॉस टाइप आता है वो पूछने के लिए ना कि तुम कौन हो, उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन लेता है। तो वो बता देता है कि मैं जो हूँ मेरा अफ़गानियों से ताल्लुक़ नहीं है, और मैं इस तरह से ना, मेरी माँ जो है वो जापानीज़ है, मेरा बाप जो है वो इंडियन था, मतलब सारा अपने बारे में बिल्कुल सच्चाई बता देता है। जब वो बताते तो वो बंदा कहता है हमने इसको इधर नहीं रखना और इसको मैं भेज रहा हूँ। अब्दुल्ला को पता चल जाता है कि वो जा रहा है। अब्दुल्ला इस बात पर बड़ा दुखी भी होता है कि ये क्यों जा रहा है। तो उसको वो कहते हैं कि इसको अगली ही ट्रेन जो हमारे पास अवेलेबल होगी हम इसको बिठाएंगे उसमें, और ये कराची जा रहा है, ये यहाँ पर नहीं रुकेगा। तो उसको भेज देते हैं एक तरफ। और दूसरी तरफ सज्जाद का जो सीन है, सज्जाद उसको ढूंढने निकला हुआ है। ऑब्वियसली वो उसका क्या सीन हो रहा है, सजाद अपने बेटे को पागलों की तरह इधर उधर ढूंढ रहा होता है, जब एक टाइम पे उसको ना शेर मोहम्मद नज़र आता है। अब ये शेर मोहम्मद कौन है? शेर मोहम्मद जो है वो हैरी का ड्राइवर था। उसको वो दिखता है उसको सज्जाद को कि शेर मोहम्मद जो है वो गाड़ी में बैठ के कहीं जा रहा है। तो वो बैठने लगा होता है, तो पीछे से ना उसको बहुत ज़ोर से आवाज़ देता है सज्जाद, कि उसको होता है कि ये भाई मैं इसको रोकूंगा। दूर होता है वो भी, इसलिए ज़ोर से आवाज़ देता है कि मैं इसको रोकूँ, इससे कुछ पूछूँ अगर इसको कोई भी इन्फॉर्मेशन है। अब ना सिर्फ हैरी का ड्राइवर होता है शेर मोहम्मद, बल्कि एक हम कह सकते हैं कि खुफिया किस्म का ना CIA का भी बंदा होता है साथ में, और उसके ड्राइवर के तौर पे एक्ट कर रहा होता है। वैसे तो लोगों को नहीं पता होता। अब जब वो अपना नाम पीछे से इतनी ज़ोर से सुनता है तो वो फ़ौरन से पीछे मुड़ता है, और उसको होता है कि सज्जाद पता नहीं क्यों इधर आ रहा है। उसको सज्जाद पे थोड़ा शक होता है, और वैसे भी उनको पता होता है इसका बेटा भी किसी खुफिया किस्म के शायद कामों में मुलव्वस है, ये अजीब सा सस्पिशियस उनको लगता होता है। तो वो पीछे मुड़ता है फ़ौरन से, और उसी वक्त शूट कर देता है सज्जाद को, और सज्जाद की वहीं पर डेथ हो जाती है। और इस तरीके से सज्जाद की होगी ये डेथ। और फिर अब उसकी माँ हिरोको उसको वहाँ पे मिल गई है सज्जाद की डेड बॉडी। अब रज़ा जो है वो जब वापस आता है ना घर, क्योंकि उसको तो उन्होंने वापस भेज दिया था ट्रेन से, जो ही वो घर आता है वो देखता है कि मेरा बाप जो है वो मर गया, और वहाँ पे सज्जाद की डेड बॉडी पड़ी हुई। उसको बहुत गुस्सा आता है, बहुत दुख होता है। हैरी भी आता है घर, लेकिन वो हैरी को बहुत बातें सुना के वहाँ से निकाल देता है, और उसको बहुत ही ज़्यादा दुख है अपने बाप की डेथ का। ऑब्वियसली अचानक से उसके सामने ये क्या हो गया। तो यहाँ पे सज्जाद की डेथ के साथ हमारा जो थर्ड पार्ट है नावल का, वो भी एंड हो रहा है। अच्छा, अब हमारे पास स्टार्ट हो जाता है नावल का लास्ट पार्ट, जो कि है द स्पीड नेसेसरी टू रिप्लेस लॉस, और जो कि 2001 से लेकर 2002 तक चल रहा है। और हम देखते हैं कि अब
बहुत ज़्यादा अरसा गुजर चुका है, तकरीबन 18 महीने गुजर चुके हैं सज्जाद की डेथ को, बल्कि सॉरी 18 महीने नहीं 18 साल गुजर चुके हैं सज्जाद की डेथ को, और 3 महीने गुजर चुके हैं उस अटैक को जो कि हुआ था सितंबर 11 को, जो कि 9/11 के नाम से याद किया जाता है। उस अटैक को भी 3 महीने गुजर चुके हैं। अब हमारे पास जो कुछ सेटिंग्स हैं वो मैं बता देती हूँ। यहाँ पे मैंने जैसे बताया था शुरू में कि एंड में हमारे पास न्यूयॉर्क आएगा, कनाडा आएगा, उसके अलावा हमारे पास पाकिस्तान भी आएगा और अफ़गानिस्तान भी। तो ये जो है अब हमारे पास जो सेटिंग है वो न्यूयॉर्क की है, और यहाँ पे मैंने सिटी वाइज मेंशन किया है कि कौन किधर रहता है इतने सालों बाद, 18 गुजर गए हैं साल, और कौन कहाँ रहता है। अब हिरोको ऑब्वियसली उसके हस्बैंड की डेथ हो गई थी, उसका बेटा था उसके पास, अब वो कहाँ शिफ्ट हो गई है, वो न्यूयॉर्क शिफ्ट हो गई है एलिज़ाबेथ के पास। एलिज़ाबेथ वहाँ पर रहती थी न्यूयॉर्क में, तो वो भी न्यूयॉर्क शिफ्ट हो गई है। और मियामी में कौन रहता है, वहाँ पर रहता है हैरी और रज़ा। मियामी क्या है, वो एक सिटी है फ़्लोरिडा में, अमेरिका की जो रियासत है, स्टेट है फ़्लोरिडा, वहाँ पे एक सिटी है मियामी, वहाँ पे रहते हैं हैरी एंड रज़ा। और इनका काम क्या है बेसिकली, ये ना प्राइवेट काम करते हैं, प्राइवेट कंपनीज़ के लिए डिफरेंट ऑपरेशंस पे जो भी उनको मिले उस पर काम कर लेते हैं। अभी फ़िलहाल जो ये काम कर रहे हैं वो कवर्ड ऑपरेशन कर रहे हैं अफ़गानिस्तान में, मतलब अफ़गानिस्तान भी इनको जाना पड़ सकता है और ये जाएंगे भी। तो इनका काम ऐसा ही है, कोई जैसे खुफिया स्पाइस वाले काम होते हैं, ये उस तरह के काम करते होते हैं। अब जो इफ़ेक्ट्स हैं 9/11 के किम और हिरोको के ऊपर, किम कौन है यहाँ पे, किम जो है उसका जिक्र पिछले पार्ट में भी आया था, लेकिन वो एक सरसरी सा जिक्र था तो वहाँ पे मैंने किया नहीं है। किम जो है वो हैरी की बेटी है। हैरी की वाइफ का कोई ख़ास जिक्र नहीं किया गया नॉवल के अंदर, हैरी की बेटी का ज़रूर जिक्र किया गया जो कि किम है, और आगे इसका काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल होने वाला है नॉवल के अंदर। सो यहाँ पे इसलिए इसका बता दिया गया है। अब जो मैंने लिखा हुआ इफेक्ट्स ऑफ 9/11 ऑन किम एंड हिरोको, तो इसका यहाँ पे जो बात है वो ये है कि 9/11 के बाद और 9/11 को डिफरेंट लोग किस तरह से देखते हैं। अब जो किम है वो एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर है, तो उसका जो 9/11 से पर्सपेक्टिव होता है वो ये होता है कि हमने इतनी मेहनत से बिल्डिंग्स हम लोग बनाते हैं, हम लोग बिल्डिंग्स डिज़ाइन करते हैं, बिल्डिंग्स खड़ी करते हैं, हम लोग उनको हर किस्म की नेचुरल डिज़ास्टर से प्रिवेंट करने के मेजर्स करते हैं कि फ्लड आए तो इसको कैसे हमने बचाना है, और इसको एक आए तो हमने इसको कैसे बचाना है, डिफरेंट चीज़ों में हमने इसको कैसे प्रोटेक्ट करना है। लेकिन हम अभी तक अपनी बिल्डिंग्स को बड़े जो हाई राइज बिल्डिंग्स बनाते हैं उनको हम एयरप्लेन अटैक्स से तो बचा नहीं पाए। उसको इस बात का बड़ा दुख होता है, और वो 9/11 को सिर्फ इस पर्सपेक्टिव में ले रही होती है कि हम उसके ऊपर से एयरप्लेन अटैक्स क्यों नहीं बचा पा रहे। तो इतना एक बड़ा जो है सानेहा, मतलब उसको लोग कितने डिफरेंट एंगल्स से परसीव कर सकते हैं। अब दूसरी तरफ हिरोको जो है उसके ऊपर क्या इफ़ेक्ट हुआ है इस 9/11 का, कि उसको इस चीज़ का दुख है कि दुनिया में ये क्या कुछ हो रहा है, लेकिन उसके लिए जो है वो 9/11 पहला सानहा नहीं था जो उसने देखा था। जब वो जापान में थी तो वहाँ नागासाकी में वो थी और वहीं पे एटॉमिक बॉम्ब गिरा दिया गया। अब जबकि वो यूएस में है तो यूएस में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर हमला कर दिया गया। तो इस तरह से वो देखती है कि ये क्या हो रहा है, कि जिधर भी कुछ होता है वो उधर होती है, और दुनिया में ऐसे कुछ काम क्यों हो रहे हैं, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने वाले काम लोग क्यों करते हैं, मतलब उसका ये वाला पर्सपेक्टिव है। तो यहाँ पे इफ़ेक्ट्स दिखाए गए हैं इस चैप्टर के अंदर के लोगों के ऊपर किस तरह के हैं। अब आगे हमारे पास मैंने नीचे लिखा हुआ है रज़ा मीट्स सज्जाद। तो अब आप लोग सोचेंगे सज्जाद की तो डेथ हो गई थी, तो ये सज्जाद जो है वो दूसरा है। उसी की फैमिली में, सज्जाद की फैमिली में किसी ने सज्जाद के ऊपर अपने बच्चे का नाम रख दिया, और उसका कज़न जो है, यानी कि रज़ा का एक कज़न है, उसका नाम है सज्जाद। तो रज़ा उससे मिलता है अपने कज़न सज्जाद से। और ये मिलता कहाँ पे है, ऑब्वियसली मैंने जैसे बताया था कि ये लोग रहते तो उधर हैं यूएस में, लेकिन अब वो अफ़गानिस्तान आया हुआ है किसी काम से। हैरी और रज़ा आए हैं, उनको ऑब्वियसली वहाँ पे एक ऑपरेशन है खुफिया किस्म का, तो उसके लिए जब वो आए हैं तो वहाँ पे बॉर्डर की तरफ जाता है रज़ा अपने कज़न से मिलने के लिए। और जब वो वहाँ पहुँचता है, उससे मिलता है, तो वो उससे मिल के ये पूछना चाहता है, क्योंकि उसका जो कज़न होता है वो मिलिट्री में होता है, तो वो उससे पूछता है कि क्या मिलिट्री जो है वो कुछ सोच रही है कि इन्होंने कुछ हमला वगैरह तो नहीं करना अफ़गानिस्तान के ऊपर, या कहीं पे भी इस वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के जवाब में इन्होंने कुछ करना तो नहीं है, कोई हमला तो नहीं होने वाला, कोई एटॉमिक बॉम्ब तो नहीं गिराने वाला पाकिस्तान इंडिया के ऊपर, या कोई जंग तो नहीं छिड़ने वाली। वो इस तरह की सारी बातों के ऊपर जो है वो डिस्कशन करने के लिए अपने कज़न से मिलता है और बताता है, और वो कहता है कि नहीं ऐसा कोई सीन नहीं है, ऐसी जंग वगैरह का कोई प्लान हमारा नहीं है। तो वो ये जब चीज़ें बताता है उसको अपने कज़न्स में जो होती है गुफ्तगू। दूसरी तरफ हमारे पास क्या है, एक और न्यूज़ है कि एलिज़ाबेथ जो है वो यूएस में है और वहाँ पे उसकी डेथ हो गई है एलिज़ाबेथ की। अब ये एलिज़ाबेथ थी कौन, मैं साथ में आप लोगों को बार बार रिलेशनशिप्स बताती जा रही हूँ ताकि कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। एलिज़ाबेथ जो है वो हैरी की माँ है,
और हैरी की बेटी भी अब आ चुकी है किम, जिसका हम बार बार जिक्र करें। तो ऑब्वियसली एलिज़ाबेथ की एज भी काफ़ी हो गई थी, तो इसीलिए अब एलिज़ाबेथ की वहाँ पे न्यूयॉर्क में डेथ हो जाती है क्योंकि वो वहीं रहती होती है। तो अब हैरी जो कि अफ़गानिस्तान में होता है, उसको होता है कि मैं अपनी माँ के पास जाऊँ और देख लूँ एक बार। ऑब्वियसली उसका फ्यूनरल वगैरह होगा तो किम वहाँ पे अकेली होगी, उसके पास भी चला जाऊँ। तो वो क्या करता है, वो फ़ौरन से वापस चला जाता है अमेरिका। अब इस तरफ रज़ा जो है वो वहीं है, और फिर वहाँ फ्यूनरल और सारी चीज़ें अटेंड करने के बाद अपनी बेटी को थोड़ा टाइम देने के बाद जो है वो रज़ा ने वापस रज़ा के पास वापस आना होता है हैरी ने। तो अब हैरी जो है वो वापस जब आता है तो वो अपने किसी साथ में साथी को लेके आता है जिसका नाम है स्टीव, जो कि पहले CIA के लिए कोई ना कोई काम भी करता रहता होता था और इसका दोस्त भी है। तो वो उसको भी वापस साथ लेकर आता है। अब जबकि ये लोग आते हैं तो हेलीकॉप्टर से जब ये आते हैं तो स्टीव ऊपर से ही देखता है कि रज़ा जो है वो मस्जिद में ना पढ़ रहा है नमाज़, मस्जिद के वो भी बाहर, जल्दी में उसको मस्जिद के बाहर ही पढ़नी पड़ी, वो मस्जिद के बाहर नमाज़ पढ़ा है। तो ये चीज़ जब वो देखते हैं तो उसको ना थोड़ा सा जैसे होता है ना कि वेस्टर्न लोगों का जो आउटलुक होता है वो मुस्लिम्स के लिए वो बड़ा ही एक डिफरेंट किस्म का होता है, स्ट्रेंज सा उनको होता है कि क्योंकि ये मुसलमान है, क्योंकि इसकी दाढ़ी है या क्योंकि ये नमाज़ पढ़ता है तो इसके अंदर जो है वो ज़रूर कोई ना कोई टेररिस्ट किस्म की खसूसियात होंगी और ये ज़रूर एक टेररिस्ट माइंडसेट का बंदा होगा। उनके इस माइंडसेट को उनका जो ये माइंडसेट होता है ये उसके दोस्त स्टीव में भी है। और जब वो उसको देखता है तो वो हैरी को कहता है कि मुझे ना ये बंदा रज़ा कोई ठीक नहीं लगता, मुझे लगता है कि इसका ना ये कुछ गलत काम कर रहा है अंदर ही अंदर, तो हमें इस पर ना नज़र रखनी चाहिए। लेकिन हैरी जो है वो उसको थोड़ा सपोर्ट करता है, कह सकते हैं, डिफेंड करता है उसकी बात को, और वो कहता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं इसको बड़े ही पहले से जानता हूँ और ये बंदा ऐसा नहीं है। ठीक है, वो उसको डिफेंड कर गया है यहाँ पे। अब वो हैरी जो है वो स्पेशल मिशन पे जो है वो आ चुका है अफ़गानिस्तान अपने दोस्त स्टीव के साथ। अब हमारा नावल जो वो बिल्कुल एंड पे जाने लगा है और यहाँ पे कुछ क्लाइमैक्स वाले सीन्स आने हैं, सो आप लोगों ने यहाँ पे ध्यान से सुनना है आगे क्या होता है। अब ये लोग आ गए हैं इधर, और जब ये रज़ा से मिलता है दोबारा हैरी तो वो उसको बताता है कि मैं जो हूँ वो अब्दुल्ला से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब्दुल्ला कौन था? जो इतने अरसे पहले उसको एक पश्तून बच्चा मिला था, और जब ये खुद भी छोटा बच्चा ही था लेकिन वो इससे भी छोटा था, और उसने इसको AK-47 दी थी पहली दफ़ा और इससे बातचीत की थी, और इसको इसने मतलब अब्दुल्ला को रज़ा ने यही बताया था कि मैं जो हूँ वो एक अफ़गान हूँ पीछे से, उसने उसको यही बताया हुआ था। फिर उनकी मुलाकात नहीं हुई क्योंकि उसको वापस कराची भेज दिया गया, और फिर उनकी लाइफ में जो कुछ भी हुआ इतने अरसे से उसकी मुलाकात नहीं, और मैं उससे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हैरी कहता है भाई इस चीज़ से ना तुम दूर ही रहो, क्योंकि मुझे ये अच्छी आइडिया नहीं लग रहा कि तुम अब्दुल्ला से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। मुझे लगता है कि भाई ये अच्छा कोई काम नहीं हो रहा इधर। अच्छा, अब क्या होता है कि रज़ा को ना एक कॉल आती है, और वो कॉल किसकी होती है? अब्दुल्ला के भाई की। और वो कहता है कि ना अब्दुल्ला जो है वो अमेरिका में है, और उसको पता भी नहीं होता कि अब्दुल्ला अमेरिका कैसे पहुंच गया, लेकिन उसका भाई से भी बताता है कि अब्दुल्ला अमेरिका में है और वहाँ पे वो FBI से बचता फिर रहा है। वहाँ पे ना वो FBI के किसी चक्कर में फंस गया है, तो अब तुम कुछ करके ना उसकी मदद कर दो। अब रज़ा कैसे मदद करे? वो ख़ुद तो अमेरिका है नहीं, अभी तो वो अफ़गानिस्तान आया हुआ है, लेकिन वो क्या करता है, उसको पता होता है मेरे वहाँ कॉन्टैक्ट्स तो हैं। अब दूसरी तरफ वहाँ पे क्या होता है कि एलिज़ाबेथ की तो डेथ हो गई होती है, तो जो एलिज़ाबेथ का घर होता है वहाँ पे कौन रहता होता है? वो हिरोको तो उसके साथ रहती ही थी, तो वहाँ पे होती है, और साथ में किम जो कि उसकी ग्रैंड डॉटर होती है एलिज़ाबेथ की, यानी कि हैरी की बेटी, वो भी वहीं आके रहने लगी होती है। तो उस घर में ये 2 लोग रहते हैं। तो वहाँ वो हिरोको को कहता है कि मैं ना कुछ करना चाहता हूँ, तो वो किम से सोचता है कि भाई किम ये काम कर देगी, तो वो उससे रब्ता करता है किम से, और उसकी बड़ी रिक्वेस्ट करता है कि भाई अब्दुल्ला को ना किसी तरह कनाडा पहुंचा दो, चाहे स्मगल करके पहुंचा दो, जैसे भी कर दो, इसको ना अमेरिकन कैनेडियन बॉर्डर जो है वो क्रॉस करा के कनाडा पहुंचाओ, तो हम वहाँ से इसको निकलवाते हैं, कुछ करते हैं। ये अमेरिका में FBI में फंस रहा है, तो इसको ना बॉर्डर क्रॉस करा देते हैं किसी तरीके से। लेकिन किम जो है वो ये बात करने के लिए, ये काम करने के लिए ना एग्री नहीं करती। वो कहती है बड़ा ख़तरनाक काम है, तो मैं ना ये काम नहीं करना चाहती। लेकिन फिर भी उसको बहुत कहा जाता है। हिरोको कहती है, फिर हिरोको खुद ही कहती है कि खैर है मैं ये काम कर दूँगी। तो हिरोको कहती है कि ये अब्दुल्ला से मिलती है बाहर जाके, उसको समझाती है कि मैं तुम्हें लेके जाऊँगी और मैं तुम्हें ना बॉर्डर क्रॉस करा दूँगी, और फिर वहाँ से तुम जिधर भी जाना चाहो तुम जा सकते हो। तो ये चीज़ जो है, ये जब उसको पता चलती है किम को, तो वो कहती है भाई ये बहुत ही ज़्यादा बुरा आइडिया है, इससे बेहतर है कि मैं करा देती हूँ, क्योंकि तुम्हारे पास जो पासपोर्ट है पाकिस्तानी पासपोर्ट है, तुम उसके ऊपर वैसे ही बड़ी जो है वो देखा जाएगा तुम्हें अमेरिका में, जब तुम अमेरिकन बॉर्डर क्रॉस करोगी पाकिस्तानी पासपोर्ट के साथ, तो क्योंकि वहाँ पे पहले ही 9/11 वाला अटैक हुआ था, तो वो लोग जो हैं वो तुम्हें लाजमी ज़्यादा चेक करेंगे और तुम ये काम नहीं कर पाओगे, तुम खुद भी फंस जाओगी। इससे बेहतर है कि तुम मुझे दो, मैं इसको लेके जाती हूँ, मैं ईजिली इसको क्रॉस करा सकती हूँ। लेकिन फिर भी उसके अंदर डर होता है कि भाई ये बड़ा डेंजरस काम मैं करने जा रही हूँ।
अब इस तरफ तो ये चल रहा है कि हिरोको जो है वो उससे मिल रही है और उससे बातचीत भी कर रही है। किससे? अब्दुल्ला से जब वो मिलती है तो वो उसको पूछती है कि भाई वो यूएस तक पहुंचा कैसे है। तो वो उसको बताता है कि मैं ना यहाँ पे ना ड्राइवर हूँ, मैं काफ़ी अर्से से यहाँ पे ड्राइविंग का ही काम कर रहा हूँ। तो उसको बड़ा उस पर होता है कि नहीं यार, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। दूसरी तरफ जो है वो बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग सीन हो गया है। वो क्या हो गया कि हैरी जो है वो वहाँ पे ना, लोग जैसे क्रिकेट खेल रहे होते हैं तो वो उनके साथ ना क्रिकेट खेलने लग जाता है। अब जब वो उनके साथ क्रिकेट खेलता है तो बॉल उड़ती है, जैसे सिक्स पड़ता है और बॉल बड़ी दूर गिर जाती है। तो सारे लोग बॉल ढूंढने लगते हैं। तो वो बॉल जब गिरती है वो रज़ा की साइड पे गिरती है। रज़ा वहाँ पे कोई अपना काम कर रहा होता है तो रज़ा की साइड पे गिरती है। रज़ा बॉल उठाता है, वो जो ही फेंकने लगता है ना बॉल वापस उनकी पिच वाली साइड पे जहाँ पे वो खेल रहे होते हैं, जो वो बॉल फेंकने लगता है तो उसी वक्त ना कहीं से पता नहीं चलता कि कौन है, कोई एनोनिमस शूटर होता है जो कि ना शूट करता है हैरी को, और हैरी को उसी वक्त ऐसी गोली लगती है कि वो सीधे उसकी डेथ हो जाती है। हैरी जो कि वहाँ पे खड़ा क्रिकेट खेल रहा था। तो अभी रज़ा ने जो बॉल फेंकने के लिए हाथ उठाया उसी वक्त शूट हो गया। तो ये चीज़ ना स्टीव देखता है, स्टीव को वैसे ही रज़ा पे शक होता है। तो वो कहता है कि इस रज़ा ने सिग्नल दिया है किसी को शूट करने के लिए, और जो ही इसने सिग्नल दिया उसी वक्त शूट हुआ है और उसकी डेथ हो गई है हैरी की। तो वो उसी वक्त ना स्टीव रज़ा के पास आता है और वो कहता है कि मुझे पता लग गया है तुमने मारा है, तो मैं जो हूँ वो तुम्हें ना अभी इसी वक्त यहाँ से लेके जाऊँगा और तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मतलब इस तरह से उसको कहता है। तो जब वो उसके पास आता है तो रज़ा को पता होता है एक ना खुफिया टनल का, जो कि हैरी और उसको पता होता है, उन लोगों ने जो है वो एक्सप्लोर की होती हैं डिफरेंट जगह। तो वहाँ पे वो एक टनल उसको पता होता है, वो उसमें घुस जाता है और वहाँ से भागता है। वहाँ से वो भागता है और ना कंधार है अफ़गानिस्तान की जगह, वो वहाँ पहुँच जाता है। वहाँ पे वो ढूंढता है अब्दुल्ला के भाई को, और एक मस्जिद में वो पहुँचता है ढूंढता ढूंढता, तो वहाँ पे उसको अब्दुल्ला का भाई मिल जाता है। अब अब्दुल्ला के भाई को ढूंढने का मकसद क्या था कि वो उससे ना रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ तुम कुछ भी करके ना मुझे यहाँ से निकालो, स्टीव मेरे पीछे पड़ गया, तुम मुझे ना कनाडा पहुँचा दो। वहाँ पर मेरी माँ जो है वो अब्दुल्ला को भी लेके आएगी, वहीं पर मैं अब्दुल्ला से भी मिल लूँगा, अपनी माँ से मिल लूँगा, तुम मुझे किसी तरीके से ना बस कनाडा पहुँचवा दो। अब ये बात वो अब्दुल्ला के भाई को कह रहा होता है और कि मुझे तुम पहुंचवाओ। वो कहता है कि ठीक है मैं ये काम करता हूँ। अब दूसरी तरफ क्या होता है कि अब्दुल्ला ने भी तो वहाँ पहुँचना है ना, कनाडा जो है। तो किम उसको लेके कनाडा पहुँचती है। वो किम के पास, किम के सामान में कहीं ना कहीं छुप के पहुँचता है। अब इस तरफ जो रज़ा है उसने कैसे कनाडा पहुँचना है, उसको वो बहुत ही बुरे तरीके से पहुँचवाता है। कभी मतलब डिफरेंट जगहों के थ्रू वो पहुँचवाता है। अब वो जगह क्या होती हैं वो काफ़ी डिटेल में नॉवल के अंदर तो बताई गई हैं, मतलब उनके नाम बताए गए हैं। और वो क्या क्या होते हैं कि एक टाइम जब ईरान तक उसने जाना होता है, पाकिस्तान से ईरान तक, तो उसको एक गोभी वगैरह सब्जियों के जो क्रेट होते हैं उनके अंदर डाल के भेजा जाता है। फिर ईरान में उसका फिर भी कुछ अच्छा सफ़र होता है कि वहाँ पे फिर भी उसको कोई पैदल चला दिया जाता है रेगिस्तानों वाले एरिया में से। उसके बाद उसको किसी बोट में नीचे की तरफ डाल दिया जाता है जहाँ पर इतने सारे लोग होते हैं। ये सारे वो लोग हैं जो इलीगली बॉर्डर्स को क्रॉस करते हैं, वहाँ उनके साथ भेजा जाता है रज़ा को। और उसको इतना अरसा लग जाता है एक तो पहुँचने में, और वो कार्गो वाली जो शिप्स होती हैं वहाँ पर लोगों को ऐसे घुसाया गया होता है, उसको ऐसा लगता है कि लोगों की कोई कब्रें बना दी गई हैं वो भी एक साथ, क्योंकि सारे का दम घुट रहा होता है लेकिन फिर भी उनको वहीं पे रहना होता है। कोई बच्चे भी वहाँ पे होते हैं जो बेहोश हो रहे होते हैं। इतना अजीब गरीब वहाँ का पूरा सीन होता है। लेकिन रज़ा को भी वहाँ से पहुँच के, क्योंकि उसको किसी भी तरीके से कनाडा पहुँचना है। फिर एक जगह होती है जहाँ पे जू एनिमल्स को लेके जाया जा रहा होता है किसी शिप के थ्रू, तो वहाँ पे उसको गौरिल्ला का कॉस्ट्यूम दे दिया जाता है कि भाई अब इसने इस तरीके से इधर बैठना है इन जानवरों के साथ। वहाँ से उसको लेके जाया जाता है। अब आखिरकार जो है वो बॉर्डर तक पहुँच जाता है कनाडा के, और कनाडा में मॉन्ट्रियल पहुँच गए हैं ये लोग, और वहाँ पे इनकी मुलाकात होती है किसकी? रज़ा की और अब्दुल्ला की। क्योंकि अब्दुल्ला को तो वो लेके आ गई थी किम वहाँ पे, तो वहाँ पे जाके उनकी मुलाकात होती है। अब रास्ते में जबकि वो लेके आ रही होती है किम अब्दुल्ला को, तो उसकी बातचीत होती है उससे। वो कहती है भाई मुझे तो ये बंदा ठीक नहीं लगता, क्योंकि उसकी जितनी बातचीत होती है वो देखती है ये बंदा तो बड़ा कोई एक्सट्रीमिस्ट टाइप का बंदा है, तो उसको ये बंदा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता बातें सुन के। लेकिन अब क्योंकि उसको ये काम कहा गया होता है, उसने भी कहा होता है हिरोको ने, तो वो कहती है ठीक है मुझे ये करना है। लेकिन उसको ना ये इस बंदे के पॉइंट ऑफ व्यू और बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही होती। किसकी? अब्दुल्ला की। उसको ये बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही, लेकिन वो ले आई। अब आखिरकार उनकी सबकी मुलाकात हो गई है कनाडा में, रज़ा की अब्दुल्ला की हो गई है मुलाकात। अब यहाँ जब उनकी मुलाकात होती है ना, तो किम उनके पास से हटती है। वो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, बातचीत कर रहे होते हैं, ऑब्वियसली इतने अर्से बाद मिले हैं। तो वहाँ पे रज़ा अचानक ना पीछे मुड़ के देखता है कि किम किधर गई है ना, तो किम कुछ पुलिस वालों के साथ खड़ी बात कर रही हुई, और वो देखता है कि पुलिस वालों की गाड़ी पहले तो यहाँ नहीं थी। उसको शक पड़ता है कि शायद किम ने हमारे ख़िलाफ़ कोई ना वो दे दी है, या तो रिपोर्ट दे दी है या हमारे ख़िलाफ़ कोई कंप्लेन कर दी है। अब ये पुलिस किधर से आ गई है। तो वो अब्दुल्ला को फ़ौरन से कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, तुम यहाँ से भाग जाओ। और अब्दुल्ला भागता है जो ही, तो वो कोट उठाता है अब्दुल्ला का और वो ख़ुद पहन लेता है वो कोट। और कोर्ट से दूर से जब वो देखती है किम, तो आते हैं सारे पुलिस वाले, वो उसको, रज़ा को अब्दुल्ला समझ के अरेस्ट कर लेते हैं। और जब वो उसको अरेस्ट करते हैं
तो किम दूर खड़ी होती है। जब किम आती है पास, वो देखती है कि इसने तो इसका कोट पहना हुआ है, और वो फ़ौरन से कहने लगती है पुलिस वालों को कि भाई ये तो गलत बंदा तुम लोगों ने पकड़ लिया। इससे पहले कि वो ये बोले, रज़ा जो है वो उर्दू में फ़ौरन से बोलता है और किम को मना कर देता है। किम को भी उर्दू ऑब्वियसली आती होती है कुछ ना कुछ, तो वो उसको फ़ौरन से बोल के मना कर देता है कि तुमने ना पुलिस वालों को नहीं बताना कि मैं गलत बंदा हूँ जो अरेस्ट हो गया। तो वो कहता है कि पुलिस वाले तुमसे पूछेंगे सही बंदा है तो तुमने हाँ में सर हिला देना है। तो वही करती है किम, लेकिन उसको बड़ा गुस्सा आता है हिरोको को ऑब्वियसली, जब किम वहाँ पहुँचती है वापस यूएस और बताती है कि इस तरह का सीन हो गया। और इससे पहले ही हिरोको तक खबर पहुँच गई होती है, क्योंकि अब्दुल्ला जो है उसने बता दिया होता है आगे कॉल्स करके कि मैं बच गया हूँ और मेरी जगह वो बंदा पकड़ा गया। तो ये बात सर्कुलेट होती हुई हिरोको तक पहुँच जाती है, और हिरोको को इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि किम ने मेरे साथ क्या किया, मैंने किम को क्या करने भेजा था और उसने मेरा ही बेटा पकड़वा दिया। इस बात पे हिरोको बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है, और किम जो होती है वो अपने आप को स्टिल डिफेंड करने की कोशिश करती है। वो आती है जब वापस यूएस, वो बताती है उसको कि इस तरह हो गया। जब वो उस पर गुस्सा करती है तो वो उसको कहती है कि मैंने मतलब ठीक किया है, क्योंकि तुम्हारा बेटा भी तो इतने अरसे से भाग रहा था, वो भी तो इतने किन लोगों के साथ राब्ते में था, और इस तरह की जो वो बातें करती है। और वो कहती है कि उसका दोस्त जो अब्दुल्ला था वो भी मुझे अच्छा आदमी नहीं लगा। तो इस बात पे हिरोको को मज़ीद गुस्सा आता है कि अपनी इस बात को कैसे जस्टिफाई कर सकती है कि इसने एक तो मेरे बेटे के साथ गलत किया, फिर ये उसको जस्टिफाई कर रही है। तो इससे हिरोको को ये तासुर उसका पैदा होता है कि इस तरह ही लोग अपने गलत कामों को जस्टिफाई करते हैं। इसी तरह से लोग जो हैं वो किसी मुल्कों पे एटम बम फेंक देते हैं, फिर वो उसको इस बात को जस्टिफाई करते हैं कि हमने मुल्कों पे एटम बम फेंके तो हम ठीक हैं। उसको मतलब सीधा उसकी सोच कहाँ जाती है उस एटम बम वाली बात पे, तो यहाँ पे वो रिलेट करती है उस चीज़ को। तो बस यहाँ पे हमारा नावल हो जाता है एंड। और कहाँ पे एंड हुआ है कि रज़ा के बारे में अभी आगे हमें नहीं पता। और यहाँ से आप लोगों को याद होगा प्रोलोग में हमने क्या देखा था। प्रोलोग में हमने देखा था कि एक बंदा जो है वो वेट कर रहा है कि उसकी इंटेरोगेशन हो, और वो बैठा है पुलिस कस्टडी में और वेट कर रहा है। तो यही वो चीज़ है और यही वो बंदा है रज़ा जो कि वेट कर रहा है पुलिस का। और यहाँ पे हमारा नावल ख़त्म हो जाता है। आई होप आप लोगों को ये स्टोरी इंटरेस्टिंग लगी होगी और समझ भी आई होगी। आई नो काफ़ी लॉन्ग हो गई है वीडियो, बट आई होप कि नावल की स्टोरी अच्छे से क्लियर हो गई होगी। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप तक मज़ीद ऐसी वीडियोस पहुंचती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।